हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर देखे थे और उस लेक्चर में हम लोग बात किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ और भी बातों के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान लगा करके देखेंगे और मन लगा करके आप इसको पढ़ेंगे घर में, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे लेक्चर्स एकदम सही तरीके से प्रॉपरली देखनी चाहिए और उसको कॉपी में नोट डाउन भी करने चाहिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स तैयार होता चला जाएगा और जब हम लोग लाइव क्लासेस में मिलेंगे तो मैं आपको और भी सारी बातें बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स की आवश्यकता होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, है ना। तो देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है ना। देखिए ओम्स लॉ है क्या। सिंपली अगर आप याद रखना चाहें तो सिंपली भी वैरिजेस आई कहिए ना, या आई वैरिजेस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी को डिफाइन करना है। कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided the physical conditions, ब्रैकेट में हम लोग लिख दे रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन etc of the conductor remain constant या अनचेंज्ड कह सकते हैं, remain constant। ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या कह रहा है, जरा से ध्यान से देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it provided the physical conditions जैसे temperature, pressure, strain etc of the conductor remain constant। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें that is हम लोग कह सकते हैं V varies I, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, V varies I। और जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे V इक्वल्स टू हम लोग कह देंगे RI, where R is a constant, R क्या है, एक कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे तब तो एक कोई कांस्टेंट लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर R एक कांस्टेंट है, नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का ओम्स लॉ। बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई खास बात नहीं है। कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उससे पास होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त है कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन etc कांस्टेंट होना चाहिए उस कंडक्टर का। ठीक है ना। दैट इज V वेरीज I और V इक्वल्स टू RI कहेंगे, वेयर R इज अ कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कर दीजिए, ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए, नोट कर लेंगे आप। अब देखिए हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बड़ा ही छोटा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए जल्दी से, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होगा और कैसे करेंगे जरा इसको समझिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक सर्किट लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग एक सर्किट ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक सर्किट हम लोग बना रहे हैं। तो सपोज करिए कि ये एक्स वाई एक रेजिस्टेंस है, एक्स वाई एक रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर ले लिए, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक आमीटर लगाए, यहाँ पर एक स्विच लगा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बैटरी सेल लगा दीजिए, जो भी लगाना हो, ठीक है ना। सेल लगा दिए, बहुत सारा मिल करके हम लोग, बहुत सारा सेल का जो ग्रुपिंग है उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या किए हम लोग, एक रियोस्टेट लगाए ना। आपके लिए शायद नया वर्ड है क्या? नहीं, आप 10th में भी थोड़ा सा बात कर चुके होंगे। ये देखिए, इसको हम लोग RH से डिनोट करते हैं। इसका पूरा नाम है रियोस्टेट। क्या नाम है? रियोस्टेट। फिर भी आप नहीं समझे ना रियोस्टेट क्या है। रियोस्टेट का मतलब होता है करंट रेगुलेटर, करंट को रेगुलेट करने वाला। हम इसको यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं करंट रेगुलेटर, करंट को रेगुलेट करने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको की बोल देते हैं, की मतलब स्विच एक प्रकार से कहिए, ठीक है। आमीटर नाम दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आमीटर, A फॉर आमीटर, B फॉर वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा कि ओम्स लॉ सही है या नहीं, मतलब वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक सर्किट इस तरह से सेटअप करेंगे जिसमें आमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, रियोस्टेट होगा, बैटरी होगा, साथ साथ स्विच होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से रियोस्टेट के जरिए डिफरेंट करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और डिफरेंट करंट प्रोवाइड करने के बाद हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। और उसको अगर हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, साथ साथ उसका जब हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स V/I का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे अगर वो कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, मतलब करेक्ट है। कैसे? जरा देखिए, सपोज करिए हम एक ग्राफ के तौर पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा सा इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए इस तरह से बना लेते हैं। सपोज करिए आपने भी इधर हम लोग पोटेंशियल ले लिए और इधर हम लोग करंट ले लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल और करंट के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आपने अगर सपोज करें यहाँ पर V1 लिया है और इसके रिगार्डिंग जो करंट है वो आपको मिल गया I1, है ना। तो R हम लोग V1/I1 जब करेंगे इक्वल्स टू हम लोग को दिखाई दे दिया R। फिर जब आप करंट ले रहे हैं V2 और उसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पोटेंशियल और उसके रिस्पेक्ट में जब आप करंट लिए तो वो निकल गया क्या? I2, ठीक है। जब हम लोग V2/I2 कर रहे हैं तो वह भी R ही निकला। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए ये पोटेंशियल ले लिए V3 और यहाँ पर जो करंट है वो उसके रिगार्डिंग क्या हो गया? I3। यानी कहने का मतलब है जब आप I1 करंट लिए पोटेंशियल हो गया V1, I2 करंट लिए पोटेंशियल हो गया V2, I3 करंट लिए पोटेंशियल हो गया V3। ये डिफरेंट करंट हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट में, वो किसके जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं? रियोस्टेट के जरिए, ठीक है ना। तो सर्किट में रियोस्टेट के जरिए हम लोग डिफरेंट करंट प्रोवाइड करके जब देखें तो इनको जब हम लोग इस पॉइंट को जब हम लोग ड्रॉ किए एक लाइन से, तो पता चला कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है और ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास हो रहा है और ये शो करता है कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, ओम्स लॉ सही है, करेक्ट है। इसी को लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सिंपली आप इसमें कुछ खास बात नहीं लिखना है कि हम लोग लिखेंगे कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए हम लोग वोल्ट मीटर, आमीटर, रेजिस्टेंस और रियोस्टेट और बैटरी से मिला करके एक सर्किट जैसा कि हम लोग फिगर में दिखा रहे हैं एक सेटअप करेंगे और डिफरेंट करंट के लिए हम लोग डिफरेंट पोटेंशियल वोल्ट मीटर से ऑब्जर्व करेंगे, करंट हम लोग मीटर से ऑब्जर्व करेंगे और उस दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ भी कैसा आएगा? तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे VI करेक्टरिस्टिक्स। तो एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर V3/I3 इक्वल्स टू क्या हो गया? R। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं V/I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट है ना। हेंस ओम्स लॉ इज करेक्ट। ओम्स लॉ क्या है? करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो टॉपिक है वह हम लोगों का VI करेक्टरिस्टिक्स। देखिए
वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जरा सा इस पे हम लोग फोकस करते हैं। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो एक्चुअली ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर और करंट ले रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पर। और ग्राफ जब प्लॉट किए ना तो दो ग्राफ हम लोग को सपोज करें इस तरह से मिल गया, ठीक है ना। जब हम लोग एक और ग्राफ प्लॉट करें इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग करंट ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं, तो ग्राफ हम लोग को कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है ना। इधर करंट हो गया, इधर क्या हो गया, पोटेंशियल। तो ग्राफ हम लोग को कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसको अगर हम लोग ओ ए बी कह दें, इसको भी ओ ए बी ही कह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं दो अलग अलग ग्राफ है, दो अलग अलग मटेरियल के लिए दो अलग अलग ग्राफ है। ओ ए अलग मटेरियल के लिए, ओ बी अलग मटेरियल के लिए है। इसका जो सपोज करिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R2, इसका भी रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2। यहाँ पर हीट सपोज करिए H1 प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर हीट H2 प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर हीट H1 प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर हीट क्या हो गया H2 प्रोड्यूस हो गया, सॉरी H2 प्रोड्यूस हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स दिया गया है या वी आई ग्राफ दिया गया है, उसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि किस ग्राफ में मतलब ओ ए या ओ बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया या कौन सा मटेरियल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ओ ए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा या ओ बी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग ग्राफ 1 ही बोल देते हैं, ये फिगर 1 कह देते हैं और ये फिगर हो गया 2, ठीक है ना, ये फिगर हो गया 2, समझ रहे हैं क्या। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, हैं व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल कीपिंग द करंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जैसे देखिए हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करें सपोज करिए थीटा है ना, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से आप ले लीजिए इस तरह से, तो ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो गया P है ना, और इसके सटा हुआ क्या हो गया B। तो सामने वाला P मीन्स भी मतलब पोटेंशियल और B का मतलब हो गया आपका करंट, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्लोप, है ना। स्लोप एक्चुअली होता क्या है, स्लोप एंगल समझते हैं क्या, नहीं समझते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा समझा लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से। देखिए सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये इधर जा रहा है और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये जो टेंजेंट है ये जितना एंगल बनाएगा इसी एंगल को हम लोग कहते हैं स्लोप एंगल, ठीक है ना। तो स्लोप एंगल कह रहे हैं तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा होता है, शायद आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पी बाई बी, पी के प्लेस पर रखेंगे v और b के प्लेस पर रखेंगे i, तो v बाई आई और v बाई आई इक्वल्स हो जाता है r, और ये r इक्वल्स टू हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। तो पहले वाले ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप है, ये स्लोप जो एंगल है वो छोटा है, कम है, और दूसरे वाले ग्राफ के लिए स्लोप एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, है ना। स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। देयरफॉर R2 इज ग्रेटर देन R1। इस ग्राफ के अनुसार R2 R1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। और जब R2 R1 से बड़ा होगा देयरफॉर H2 इज ग्रेटर देन H1, है ना। H2 H1 से भी बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के लोग बात करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए हम लोग बात करें तो चलिए इस एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं, और ये देखिए इसको हम लोग P बोल रहे हैं, इसको हम लोग B बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, P हो गया I और B हो गया V, I बाई V इक्वल्स टू क्या 1 बाई R, और इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहेंगे।
क्या पता चल रहा है? ग्रेटर विल बी द स्लोप, स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। स्लोप बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, स्लोप घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस, स्मॉलर will be the resistance and vice versa, ठीक है ना। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल रहा है कि स्लोप एंगल ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और स्लोप अगर कम होगा, ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस, स्लोप अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका स्लोप एंगल क्या है? यहाँ पर स्लोप एंगल इसका कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इट मीन्स देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। देयरफॉर H1 इज ग्रेटर देन क्या? H2। यहाँ पर क्या देख रहे थे? यहाँ पर देखिए, स्मॉलर ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विद द रेजिस्टेंस, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो R2 बड़ा है R1 से, R2 R1 से बड़ा है। यहाँ पर क्या कह रहा है? ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब है कि स्लोप अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, R2 कम हो जाएगा, और स्लोप अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो R1 क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही हो गया हम लोग का VI करेक्टरिस्टिक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्या? तो सिंपली अगर हम लोग समझें तो कह रहा है कि द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। जो उससे पास होने वाले करंट का अपोज करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं the internal property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current through it इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर हम लोग ओम्स लॉ से बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ से अगर हम लोग बात करें तो V वेरीज इज I, और तो V इक्वल्स टू क्या कहेंगे? RI। V इक्वल्स टू RI, वेयर R इज अ कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है, नोन एज, जानते हैं हम लोग इसको, known as electrical resistance of the conductor, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। R इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई I। तो एक डेफिनेशन यहाँ से निकल गया ना, resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference across ends of the conductor and the current flowing through it, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, hence the resistance of a conductor can be defined as the ratio of applied potential करते हैं, रेशियो ऑफ applied potential across the ends of the conductor to the current flowing through it, current flowing through it, है ना।
तो कह रहा है कि हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, इसको भी हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। SI यूनिट पर चर्चा कर ही लेते हैं। पोटेंशियल के लिए हो गया वोल्ट, करंट के लिए हो गया एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम लोग बोलेंगे ओम। इसको हम लोग बोलते हैं ओम, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक है ना, तो SI यूनिट इसका हो गया ओम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पर चर्चा कर ही ले, क्या कर ही लेना चाहिए। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, DF मतलब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे जरा देखिए। इसको निकालने का बेहतर तरीका ये है कि आप डायमेंशन रटेंगे नहीं। मैंने बार बार कहा कि आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, बिल्कुल रटेंगे नहीं। आप रटेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, भूल जाएंगे, कितने सारे डायमेंशन आप याद रखेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा, वो अलग बात है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए R इक्वल्स टू क्या है, V/I। तो V का डायमेंशन सपोज नहीं मालूम है, तो V इक्वल्स टू हम लोग W/Q लिख सकते हैं, है ना, और I तो रहने दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए हम लोग इतना तो जानते हैं, इसका आप डायमेंशन लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो R इक्वल्स टू देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया हम लोग का वर्क के लिए mL²T-2, चार्ज के लिए AT और I के लिए A भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया mL²T-3A-2, mL²T-3A-2, ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई बात नहीं है खास, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। देखिए रो, ये P नहीं है, P जैसा है, इसको रो से डिनोट करेंगे। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक, जहाँ भी स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है इसका मतलब हम लोग यूनिट के लिए बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी है क्या, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ, तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कह देंगे द रेजिस्टेंस R बोलते हैं ऑफ ए कंडक्टर हैफन देके लिख देते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the conductor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज R वेरीजेस L। नंबर टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द area of cross section, ठीक है, that is R varies 1/A, ठीक है ना। और भी बातें हैं, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। उन सारी बातों को हम लोग नहीं लिख रहे यहाँ पर, ठीक है ना। कंबाइनिंग एबव फैक्टर्स, अगर हम लोग ऊपर के फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो R वेरीज L/A, और जब हम लोग इक्वल करेंगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो रो L/A, रो को हम लोग यहाँ एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, रो L/A, वेयर जहाँ रो इज अ कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट है, रो इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का क्या कहलाएगा, तो रेजिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो RA/L, रो इक्वल्स टू क्या होगा, RA/L, ठीक है ना। तो RA/L हम लोग का फॉर्मूला हो गया, यही रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। SI यूनिट पर बात कर ही लेते हैं, तो SI यूनिट बोलना दीजिए। R के लिए ओम, एरिया के लिए स्क्वायर मीटर बाय मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर,
है ना। कितना हो जाएगा, रो का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें, मैंने अभी कहा कि आप रटिए नहीं, रटेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप चाहें तो अभी अभी हम लोग रेजिस्टेंस का निकाले तो उसका वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का याद रहेगा तभी तो रखेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, उसके लिए हम लोग को फिर से एक कैलकुलेशन कर ही लेना चाहिए। कैसे, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सिंस रो इक्वल्स टू क्या है, आर ए बाय एल है, तो आर को हम लोग लिख सकते हैं वी बाय आई, ए बाय एल हो गया, और भी को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बाय क्यू, है ना, और ए और आई एल पहले से ही है। तो आप जरा से निकाल के देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसे निकालने में, ठीक है ना, बहुत कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए वर्क का डायमेंशन तो हम लोग को मालूम होता है, 11 से इतना बार हम लोग यूज कर चुके होते हैं कि ये याद हो जाता है। तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, ठीक है, चार्ज ए टी, करंट ए, लेंथ एल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर एम ऊपर है, लेने दीजिए, एल को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ 4 है, एक नीचे है तो एल क्यूब हो जाएगा, टी ऊपर ले जाते हैं टी पर पावर -3 और ए पर पावर -2। और आप अभी भी पढ़े थे एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2 हम लोग का निकला था, उस किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और उसके डायमेंशन में हम लोग को केवल लेंथ मल्टीप्लाई करना था, एल मल्टीप्लाई करना था, तो एल क्यूब हो गया। ठीक है, आप रेजिस्टेंस का जानेंगे तभी तो निकालेंगे ना, तो रेजिस्टेंस का पता रहता नहीं है तो नहीं रहता है, तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे प्रॉपर्ली, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा कह दें, इफ A equals to 1 square meter, L equals to 1 meter, then rho equals to R, रो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। तो क्या दोनों का यूनिट इक्वल हुआ, नहीं, न्यूमेरिकली इक्वल हुआ, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो गया, रो और R दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हुआ, उसका यूनिट इक्वल नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस रेजिस्टिविटी of a conductor is numerically equal to the resistance of the conductor provided the length of the conductor is unit, या हम लोग यहाँ 1 मीटर लिख देते हैं, and area of cross section is also unit, या हम लोग 1 स्क्वायर मीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। यही हो गया हम लोग का रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप इसको ज़रूर है कि फोकस करिए और बढ़िया से इसको मन लगा करके आप नोट कर लीजिए, बार बार इसको देखेंगे, ठीक है। और जब आप इसको बढ़िया से कर लेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में तब तक हम लोग इतना ही रखेंगे। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग मैं नहीं कह सकती मन नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग तो अच्छा से मन लगा करके पढ़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये तो पता चल जाता है ना कि कौन देख रहे हैं कौन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ से भी पता चलता है, वॉच टाइम से भी पता चलता है। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप अगर उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर कोई कंसंट्रेशन आपका नहीं होगा, तो फिर खुलने दीजिए ना, कोचिंग में पढ़ा ही दूंगा, उसमें क्या जाता है। लेकिन नहीं, अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जब लॉकडाउन में खाना चल रहा है, पीना चल रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है ना, सारा काम घर के अंदर, बाहर तो नहीं, घर के अंदर सारा काम जब चल ही रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं चल सकता, वो भी तो घर के अंदर ही करना है, बाहर जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मन लगा करके पढ़ें और आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।